किसी जगह पे किसी उसमें आपको जुर्म में या उसमें आपको पकड़ा जाए तो वहां पे आपका प्रीवियस बैकग्राउंड देखा जाता है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, सही बताया आपने, बिल्कुल सही है। चलो जी, इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में आपको कहता हूँ कि अक्सर तो कमेंट्री में हमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाती हैं, और भी हमें गूगल भी बता देता है और ब्लैक क्लाउड डिक्शनरी भी बता देता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यही कहता हूँ कि आपको अगर आपका बेयर एक्ट, आपका जो लॉ है वो रेलिवेंट लॉ, वो अगर आपको कोई डेफिनेशन देना है तो आपने दे रहा है तो आपने वही डेफिनेशन कोड करनी है, वही टू डेफिनेशन कोड करनी है, इधर उधर आपने नहीं जाना। अभी आपने जितनी सबने सही एक्सप्लेन किया है अपने हिसाब से, आपने सबने सही एक्सप्लेन किया है। अब हमें जो लॉ है क्यूएसओ, ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट, वो क्या बता रहा है कि करेक्टर क्या है, व्हाट इज करेक्टर। करेक्टर के बारे में बता रहा है कि द वर्ड करेक्टर इंक्लूड बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। ठीक है, रेपुटेशन, डिस्पोजिशन। अब रेपुटेशन में आपके आ जाता है कि क्या आ जाता है, रेपुटेशन में आप उसके पर्सन की शोहरत, उस पर्सन का प्रीवियस कंडक्ट, उसके पर्सन का अखलाक, उसका पर्सन का रहन सहन, उस पर्सन का चलना फिरना, उसका पर्सन का इधर आना जाना, ये क्या है, लोगों, उस लोगों का उसके बारे में क्या व्यूज हैं। ठीक है, लोगों का उसके बारे में क्या व्यूज हैं, तो ये सारा क्या है, रेपुटेशन है। ठीक हो गया, ये रेपुटेशन है। आगे आ जाता है जी डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में उस पर्सन की आदत, उस पर्सन का मिजाज, कि वो बंदा गुस्सा करता है, वो बंदा गाली देता है, वो बंदा चोर है, वो पर्सन वो क्या डकेट है बाय नेचर, वो ये क्या काम करता है, ये सारा उसके क्या आ जाता है, ये उसकी डिस्पोजिशन में आ जाता है। ठीक हो गया। तो करेक्टर की आपने डेफिनेशन करनी है तो यही बताना है आपको कि करेक्टर इंक्लूड बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अच्छा, कोई बताएगा कि ये करेक्टर की जो डेफिनेशन बता रहा है कि वर्ड करेक्टर इंक्लूड बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, ये कंप्लीट है या इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं हम, एनीवन एल्स। सर सर ये ये इसमें कंप्लीट नहीं है, इसमें आप और भी ऐड हो इंक्लूड कर सकते सकते हैं। हैं। और अच्छा, ये कंप्लीट कब होती। सर जब मीन्स आ जाएगा। हाँ सर जी, बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही डिफाइन किया आपने कि हमारा वो अब पीछे हम जनरल क्लासेस एक्ट में पढ़ेंगे, जो अब वर्ड मीन्स आ जाए तो वो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैं आपको और डेफिनेशन बताऊं दिखाऊंगा। यहाँ पे आ गया करेक्टर इंक्लूड, इंक्लूड में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। ठीक हो गया। अब इसकी वो बता रहे हैं कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 68। 68 में क्या बताया गया है, 68 आप देखें, 68 कहता है प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट। ठीक है, प्रीवियस बैड करेक्टर जो है उसका नॉट रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्ट रिप्लाई, मतलब उसका जो पिछला बैक रेलिवेंट है, वो जो करेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक हो गया, उसका पिछला करेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे क्या है कि एविडेंस में गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, मतलब यहाँ पे वो बता रहा है सिंपल के यही कि आपने अगर करेक्टर की बात करनी है तो उसकी रेपुटेशन और डिस्पोजिशन को देखना है, उसके उसका आपने पिछले नहीं बताना कि पिछले तो उसने कोई 6 मर्डर किया है, उसने पिछले कोई 600 मतलब वो किया है, ये आपने नहीं बताना। ये अब बात हो रही है सिर्फ 69 की, जहां आपने सिर्फ डैमेजेस असरटेन करने हैं। ठीक है, डैमेजेस जहाँ पे असरटेन करने हैं तो वहाँ आपने रेपुटेशन देखनी है। जैसे कि अब रेपुटेशन देखें तो अब रिप्यूट आप देख लें, इमरान खान की रिप्यूट क्या है, या आप देख लें कि एक जो सिंपल जो आपका काउंसलर होता है उसकी रेपुटेशन, फर्क है ना, ये चीज़ है। अब हम डैमेजेस को देखना है तो वहाँ पे उसका बैड करेक्टर, प्रीवियस बैड करेक्टर को नहीं देखना हमने, सिर्फ आपने उसकी रेपुटेशन और डिस्पोजिशन देखनी है। आगे वो कह रहा है कि एविडेंस में गिवन ओनली फॉर जनरल रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पार्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। ठीक है, उसकी मतलब पर्सनल एक्टिविटी नहीं देखनी है आपने।
एज ए होल देखना है। किसी एक एक्ट पे आपने उसकी कोई ओपिनियन नहीं बना लेनी है, उसकी जनरल रिप्यूट देखनी है। मतलब कोई एक शख्स कह देता है कि ये तो बंदा फ्रॉडी है, ठीक है, और पीछे 20 बंदे कह रहे हैं कि नहीं ये बंदा नेक है, ये बंदा नेक है, उसने इसके साथ अच्छा भलाई किया है, उसने इसके पास अमानत रखी है, वो उसको वापस कर दिया, उसने इसके पास जो है इसने हमेशा सच बोला है, सच्ची गवाही दी है, कभी ये झूठ नहीं बोलता। पिछले 20% को आपने जो है मतलब कंसीडर करना है, किसी एक पर्सन पे नहीं। ठीक हो गया। अब ये था आपका करैक्टर की डेफिनेशन का। ठीक हो गया, करैक्टर क्या चीज़ है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने करैक्टर बताना है कि करैक्टर की डेफिनेशन क्या है। ठीक हो गया, करैक्टर की डेफिनेशन क्या है। जी आशा मुश्ताक साहब, क्या है करैक्टर, व्हाट इज करैक्टर? आयशा मुश्ताक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मलिक साहब आप बताएं, करैक्टर क्या है? जी सर। सर करेक्टर में वो कह रहे हैं कि इंक्लूड बोथ चीज़ें होगी, एक उसकी रेपुटेशन, एक डिस्पोजिशन। रेपुटेशन उसकी सर के उसको सोसाइटी किस निगाह से देखती है, और डिस्पोजिशन में सर ये आता है कि वो बंदा गुस्सा करता है नहीं करता, या वो नेचर वाइज कैसे है, या उसका बिहेवियर ऑफ टॉक कैसा है, और ये सब कुछ इसमें आता है। और इसमें ये कहते हैं कि करेक्टर जो है ना वो 68 पे वो फॉल नहीं करेगा, बैड करेक्टर, मतलब जो उसका प्रीवियस करेक्टर होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि किसी बंदे कोई एक एक्ट हो, या उसके बंदे किसी बंदे के बारे में कोई एक या दो बंदे कहें कि यार ये बुरा है, तो इस बात का फैसला हरगिज नहीं किया जा सकेगा कि वो करेक्टर वाइज कैसा है। जब भी हम किसी बंदे को कंसीडर करेंगे तो हम उसको स्पेसिफिक नहीं, हम उसको जनरल तौर पे कंसीडर करेंगे उसके करेक्टर को कि बुरा है या अच्छा है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये मतलब ये जो अक्सर हम देखते हैं सिविल साइड पे, मतलब ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस होते हैं जो कि मतलब अक्सर मुल्जिमान करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदे को मतलब आपने वो किया, उसने किडनैपिंग की और उसने जो है ना आपको मारा पीटा, 337 और इस तरह किडनैपिंग की एफआईआर आप पे कट गई, लेकिन इन द एंड क्रिमिनल उसमें प्रोसीडिंग में आपको जो है ना वो बरी कर देते हैं, एक्विट कर एक्विटल हो देते जाता हैं। है, ठीक हो गया। जी सर, वही बंदे आके आप पे सिविल में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर देते हैं कि भाई जो है ना मैं तो मतलब इस तरह हो गया। तो अब सर वहां पे जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो है ना प्रोवाइडेड दैट बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68। अब अगर उधर हम सर उसको, क्योंकि प्रीवियसली अगर उस बंदे ने कत्ल किया हो या उसने लोगों को किडनैप किया हो या इस तरह उसकी मतलब जो उसकी जो वेसिनिटी है, उस वेसिनिटी में उसका ये वो हो कि भाई ये जो है ना ये इस तरह के काम करता है, इस तरह के जुर्म करते हैं, तो आया वो रेलेवेंट नहीं होगा फिर सर? ना, बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपने जो एग्जांपल दिए ना, इसमें देखें कि एक पर्सन बेशक एक पर्सन वो वेटिंग पे थी, एक पर्सन डकेट है, एक पर्सन कातिल है, एक पर्सन रैपिस्ट है, फिर भी आप उस पे फौज मतलब एफआईआर नहीं करवा सकते। फौज नहीं एफआईआर सर, मतलब फास्ट एंड फ्रीवियस एफआईआर नहीं करवा सकते। फास्ट एंड फ्रीवियस एफआईआर थी तो अभी तो वो एक्विटल हुआ है ना। नहीं सर, अक्सर तो इस तरह होता है ना कि सर ये बेनिफिट ऑफ डाउट पे मैक्सिमम जो होते हैं, मतलब वो जुर्म किया हुआ होता है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट्स पे और जो है ना लिकुनस इन द केस या एविडेंस वगैरह पे जो है ना एक्विटल हो जाती है। तो सर अब इस केस में वही बंदा आके आप पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर ले, तो वहां पे ये चीज रेलेवेंट नहीं होगी कि इस पे मतलब ये इतने उसमें कन्विक्ट भी हो सर चुका है और इस पे सर ये ऐसे ऐसे। वही आप तो सर बादशाह साहब ऐसी बात कर रहे हैं ना कि आप जो कोर्ट जो है ना, एक तो एक अक्विटल करे, ठीक है, और बाद में कोर्ट उसको प्रिज्यूम भी करे कि ये इसने वाकई मर्डर किया था। मैंने तो जी जी। बेनिफिट ऑफ डाउट पे इसको बरी किया, वैसे ये है तो मर्डर, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको बरी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा सर नहीं वो जब होता। क्विट, बात सुन लें मेरी, कंप्लीट किया करें, फिर बात आप कंप्लीट आगे मैं आपको टाइम दिया करूंगा। एक जब आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एफआईआर हो जाती है तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हासिल होती है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये अक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, उसका एक एक मतलब सब पार्ट है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ
इनोसेंस। जब वो एक्विट हो जाएगा तो उसको डबल पोजीशन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मिल जाएगी, डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, अगर कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया है तो कोर्ट ने उसको समझना है कि वाकई वो बेगुनाह था और उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उस पर नहीं बनता था। ठीक हो गया। तो कोर्ट ने एक ये नहीं हो सकता कि कोर्ट एक तो बरी करे और बाद में प्रेज्यूम करे कि वाकई उसने मर्डर किया था, ऐसा नहीं होता। कोर्ट्स में सारा कुछ रिटर्न चलता है। अब आप उसके खिलाफ एक्विटल आ जाती है, आप एक्विटल के बाद भी आप कहें कि जी ये मतलब जो है ना इसने मर्डर किया था, आपकी किसी ने बात नहीं सुननी। सारा कुछ जाना है आपका उस पे, मतलब जो रिटर्न रिटर्न है। अब वो जैसे नवाज शरीफ पे हैं, जो अब अक्सर पटवारी हैं, कहते हैं जी नवाज शरीफ तो बेगुनाह है, नवाज शरीफ तो बेगुनाह है, नवाज शरीफ तो नेक है, हाजी साहब है। ठीक है, अब वो जो मतलब मीडिया वाले हैं या कोई और पता कहते हैं वो सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड वो आपका कन्विक्टेड पर्सन है। ठीक हो गया। तो सारा कुछ रिटर्न लॉ पे चलना है आपका, मतलब ओरल कोई बात नहीं मानी जानी। जी बासित साहब आप बात बताएं। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है सर। चलें, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन था, कुछ ऐड करना चाहते थे कोई? सर वो मैं यही कहना चाह रहा जो आपने बताया कि जब वो क्विट हो जाएगा तो फिर तो वो इनोसेंट ही हो गया ना। बस हाँ, बस वही समझा जाएगा, उसको उसको डबल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ मिल जाएगी, जी सर। डबल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ। ठीक हो गया। चलें जी, आगे हम आ जाते हैं। अच्छा, करैक्टर के और एक कमेंट्री में वो बता रहा है कि करैक्टर क्या चीज़ है। कहता है कि करैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिकुलियर क्वालिटीज इम्प्रेस्ड बाय नेचर और हैबिट्स। कोई चीज़ नेचुरल होती हैं, जैसे कि वो नेचुरल बंदा बहुत मतलब ज़हीन है, या नेचुरल बंदा वो बहुत ईमानदार है, और उसके अलावा कुछ होती हैं उसकी हैबिट्स से, जो उसको कंपनी से मिल के मिलने से जैसी कंपनी मिलती है वैसे बंदा हो जाता है, वो कुछ हैबिट से। अ पर्सन विच डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कोई पिकुलर क्वालिटीज बाय नेचर और हैबिट्स, क्वालिटीज बाय नेचर और हैबिट्स अ पर्सन विच डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम अदर्स। वो यही डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक पर्सन की जो उसकी आदत हैं या उसकी जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो किस वजह से हो सकती हैं, वो बाय नेचर से हो सकती हैं या हैबिट से हो सकती हैं, वो सारी आपके करैक्टर में आ जाती हैं। यहाँ पे जो हम करैक्टर पढ़ रहे हैं ये दोनों का हो सकता है, कंप्लेनेंट का करैक्टर, एक्यूज का करैक्टर, और साथ ही विटनेसेस का करैक्टर, मतलब करैक्टर ऑफ पार्टीज और करैक्टर ऑफ विटनेसेस। ये सारा आपने मतलब यही डिफाइन करना है। ठीक हो गया। चलें, अब हम आ जाते हैं इसका जो 66 है। 66 में वो सिंपली बता रहा है कि सिक्सटी सिक्स कहता है कि इन सिविल केसेस करैक्टर ऑफ टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड रेलिवेंट इरेलीवेंट। मतलब सिविल केसेस में करैक्टर इरेलीवेंट है, सिविल केसेस में करैक्टर इरेलीवेंट है। अब कहता है कि इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करैक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड, पर्सन कंसर्न्ड में कौन आ जाता है, वो पार्टीज आ जाती हैं। ठीक है, मुदई मुद्दाल है। ठीक हो गया। इज एज टू सच रेंडर रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट imputed to him is irrelevant। ठीक हो गया। रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट imputed to him is irrelevant। अब वो कह रहा है कि सिविल केसेस में जो करैक्टर जो कि आप कंसर्न्ड पर्सन पे लगाते हैं, जिस कंसर्न पर्सन का हवाला देते हैं कि वो प्रोबेबल कि ये बस ये ऐसे है, वो कोई चीज़ मतलब ये ऐसा हो सकता है, या इम्प्रोबेबल ऑफ एनी कंडक्ट, कोई उसको कंडक्ट बता देते हैं कि वो चोर है या झूठा है या फ्रॉडी है। ठीक है, वो सारा इरेलीवेंट हो जाएगा। इसकी फिर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इन सो फार एज करैक्टर अपेयर फ्रॉम हिम द फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर किसी और हवाले से कोई फैक्ट वो रेलिवेंट है किसी और हवाले से, तो वो समझा जाएगा। जैसे कि अब इस पे जो एग्जांपल है वो ये है कि आपका सपोज सूट फॉर डैमेजेस में,
सूट फॉर डैमेजेस में जो उसका जो डैमेजेस असरटेन करने हैं, तो उसका जो डैमेजेस असरटेन के लिए जिन फैक्ट्स को भी कोर्ट ने मतलब देखना है, वो सारे रेलिवेंट होंगे। ठीक है जी। ये मलिक साहब, हमने सेक्शन 18 से 29 के दरमियान एक डैमेजेस के हवाले से भी एक सेक्शन पढ़ा था। ठीक है, चलें, मजीद हिंट है कि वो 20 से 26 के दरमियान है। कोई एनी स्टूडेंट? 25 है सर। जी सर। हाँ जी, सर 25। जिसमें वो यही बताते हैं कि बंदे की वो रेपुटेशन या बंदे की वो हाँ जी, इनकम सोर्स के मुताबिक उसको जुर्माना किया जाएगा, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। हाँ जी, ठीक है। उसको वो यही बता रहा है कि अगर किसी और मतलब सोर्सेज से करेक्टर लगता है कि वो रेलिवेंट है, तो फिर उसको देखा जाएगा। इसी तरह अब एक इसकी और बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अब जैसे सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज है, ठीक है, उसकी एक ग्राउंड ये भी है कि जो बीवी है वो इस बेस पे, इस ग्राउंड पे भी ले सकती है, मतलब खुला ले सकती है कि उसका हस्बैंड क्रूअल है, उसको मारता पीटता है, जालिम है, मारता पीटता है। ठीक हो गया। और कल को उसका दावा मतलब जो डिग्री नहीं होता, और वो बाद में मतलब उसके दावा डिग्री नहीं होता, ठीक है, और उस बेस पे एविडेंस ले सकती है कोर्ट कि क्या वाकई वो मारता पीटता है, या ये मतलब उसका ग्राउंड नहीं बनता। ये इस पे जो एविडेंस होगी उसके पर्सन के करेक्टर पे, कि क्या वो जालिम है, ये उसका करेक्टर है, तो वो भी उसकी जो एविडेंस होगी वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। जनरल रूल ये है 66 में, तो सिविल केसेस में आपका जो करेक्टर एलिमेंट नहीं है। सपोज के सिविल केसेस क्या है, सूट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब मलिक साहब से एक एकड़ जमीन खरीदता है ये अदील अहमद। ठीक हो गया। अदील अहमद 1 एकड़ ज़मीन खरीदता है, और वो मतलब 20 लाख का एकड़ है। 10 लाख वो अर्नेस्ट अमाउंट दे देता है, बाकी 10 लाख रिमेनिंग अमाउंट देनी है। और वो कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ आप मुझे बकाया 10 लाख दे देंगे, मैं आपको आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा दूंगा। अगर कल को ये मलिक साहब जो है मुकर जाते हैं, ये नहीं देते, ठीक है, ये कर नहीं देते, तो बाद में वो दिल साहब आके कहें कि ये जी बंदा फ्रॉडी है, इसने पहले उस पर्सन के साथ भी फ्रॉड किया है, उस पर्सन के साथ भी फ्रॉड किया, उस पर्सन के साथ भी फ्रॉड किया। नहीं, कोर्ट ने उस चीज़ को रेलिवेंट ही नहीं करना, उसको मानना ही नहीं है, उसकी एविडेंस ही नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये जनरल रूल है। हाँ, जहाँ पे उसका करेक्टर अपीयर हो रहा है, मतलब वाज़े लग रहा है कि ये रेलिवेंट हो सकता है किसी और वजह से, जैसे कि मैंने आपको डेजोलेशन सूट फॉर डैमेजेस की मिसाल दी है, या सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज, तो इन सूरत में आपका जो करेक्टर है वो देखा जाएगा कि वो रेलिवेंट है या नहीं। उसमें आपके एविडेंस जो करेक्टर के ऊपर एविडेंस ली जा सकती है। ठीक हो गया। ये 66 है। किसी को कोई क्वेश्चन हो 66 पे? एनीवन? जी, कमर साहबा, कमर साहबा, आवाज आ रही है आपको? चलें जी, वकास साहब क्या कहता है 66? वकास अली। नहीं सर, 66 में यही कहा गया कि सिविल केसेस में जनरली तो यही होता है कि किसी भी बंदे का गुड या बैड कैरेक्टर जो होता है वो इररेलेवेंट होता है, हम्म, चाहे वो प्रोबेबल हो या इम्प्रोबेबल हो, हाँ मतलब काबिले काबिले वकू हो या जिसकी सच होने की तवक्को ना हो। हाँ, बिल्कुल। जी। लेकिन आपने फैमिली का बताया कि फैमिली केसेस में अगर कोई डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो कि बेस्ड अपॉन है क्रुएलिटी, हम्म, तो फिर उस बंदे का जो करेक्टर है वो देखा जाएगा कि क्या वाकई ये बंदा जालिम है या नहीं। हाँ, ये आपका क्रक्स है 66 का। जी सर। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है आपका 67। कहता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर एलिमेंट। सिंपल बात है, इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं, कि जो आपका क्रिमिनल केसेस में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम बेल स्टेज पे भी जाके कह रहे होते हैं कि ये प्रीवियसली नो रिकॉर्ड होल्डर, के मतलब उस पर कोई एफआईआर तक भी नहीं है, प्रीवियसली नो कन्विक्टेड, के वो
पहले कोई मतलब इसको सजा वगैरह भी नहीं हुई, लॉ अबीडिंग सिटीजन है कि वो लॉ फॉलो करता है, ठीक है, ऐसा चाहिए हम ग्राउंड्स लेते हैं, तो ये क्या है, ये सारी रेलिवेंट है। ठीक हो गया, इस पे मेरा ख्याल है सबको कोई इशू नहीं होगा। आगे आ जी 68। 68 कहता है जी प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट। अब पीछे आप कहते हैं कि एक मुलजिम पे एफआईआर हुई है, तो वो कहते रहे कि जी इस पे तो 4 पहले भी एफआईआर हुई हैं, 4 पहले भी इसने मर्डर किए हैं, 4 पहले भी इसने 4 दफ़ा डकैती की है, ठीक है, पहले भी 4 दफ़ा इस पे जो है ना रेप के पर्चे हुए हैं। तो वो कोर्ट इन चीज़ों को नहीं सुनेगी, कोर्ट ने कान बंद कर लेने हैं, कोर्ट ने कोई बात सुननी नहीं है। आपने कहना नहीं, आप इस क्वेश्चन पे करें। हाँ, अगर ये एक्यूर्ड साहब आगे कहते हैं, मुलजिम साहब आगे कहते हैं कि नहीं जी मैं तो हाजी साहब हाँ, मैं तो 6 उम्रे करके आया, ठीक है, तो अगर वो प्ली लेता है एक्यूज्ड कि मैं नेक आदमी हूँ, मैं बिल्कुल नेक पाक हूँ, मैंने तो कभी गुनाह किया ही नहीं है, तो उसके रिप्लाई में, चूंकि वो कह रहा है कि मैं नेक आदमी हूँ, तो उसके रिप्लाई में उसका करैक्टर दे सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट इसको हम मतलब इस पे करेंगे डिस्कस। सर सवाल कर सकता हूँ? जी जी करें आप। सर ये जब 67 में कह रहे थे गुड करेक्टर रेलिवेंट है, हाँ जी, सर इधर कह रहे हैं बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट है। हाँ जी, सर तो ये अपना जब गुड करेक्टर का इम्पैक्ट तो पड़ गया, सर बैड करेक्टर का इम्पैक्ट कैसे ना पड़ा, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें अदील साहब के सिंपली आप जहन में रख लें कि 66 और 67 में यही बात हो रही है कि गुड करेक्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है, बैड करेक्टर की बात नहीं करनी। कंप्लेनेंट आके जो मर्जी कहता है कि ये मुलजिम ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कोर्ट ने नहीं सुनना, बैड करेक्टर की उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट कहेगी नहीं, नथिंग। 66 और 67 और 68 में यही बात हो रही है कि उसके गुड करेक्टर को कोर्ट कंसीडर करेगी, बैड करेक्टर की बात ही नहीं सुनेगी। ठीक है सर, ठीक हो गया, चलें इसको अब हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अब देख लें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे अपने सिविल की बात टच नहीं करना। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इरेलीवेंट। ये हमारा जनरल रूल है, ये हमारा जनरल रूल है। आपको ना बेर एक्ट की वर्डिंग नहीं समझ आएगी, आप इसी मतलब अपनी एक बुक पे जो भी आपको सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, पार्ट्स में डिवाइड करें और उसको अलग-अलग लेके एक एक वर्ड पे फोकस करें, तो वो जो आपका एक कंसेप्ट बनेगा वो मेरा ख्याल ऐड होना चाहती है। चलें जी, चलें आगे कहता है कि जी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपका जो द फैक्ट दैट अक्यूज्ड इज अ पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर, तो वो इरेलीवेंट होगा, उस क्यूज का बैड कैरेक्टर वो इरेलीवेंट है, अनलेस, अब उसकी एक्सेप्शन क्या है, अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन, एविडेंस दी गई है दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर, इन अ केस इट बिकम रेलिवेंट। ठीक हो गया, अब उसका जो बैड कैरेक्टर है वो इरेलीवेंट है। ठीक हो गया, अब जो एक्यूज्ड है वो आके डिपोज करता है कि जी देखें जी मैं तो हाजी साहब हूँ, मैं तो इमाम मस्जिद हूँ, मैं तो नमाज पढ़ाता हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा कुछ है ही नहीं। अब वो आके एविडेंस आ गई है, उस एविडेंस के अगेंस्ट वो जो दूसरी कंप्लेनेंट पार्टी है वो आके एविडेंस दे सकती है कि जी ये ऐसा ऐसा है, ये मतलब इसका गुड कैरेक्टर नहीं है, इसका बैड कैरेक्टर है। ठीक हो गया, समझ आ गई है। जनरल रूल क्या है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट, लेकिन अगर गुड एक पर्सन बैड कैरेक्टर है फिर भी गुड कैरेक्टर की वो एविडेंस दे रहा है, झूठी एविडेंस दे रहा है, तो उस एविडेंस को आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, उस एविडेंस को आप उसकी एविडेंस के अगेंस्ट आप डिपोज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन के पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में क्या है कि दिस आर्टिकल मतलब सिर्फ 69 68
This article does not apply to cases in which bad character of any person itself fact an issue. ठीक है, अब किसी शख्स का फैक्ट जो वो मतलब बैड करेक्टर इटसेल्फ फैक्ट एन इशू है तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब किसी शख्स पे 376 का मुकदमा चल रहा है, ठीक है, रेप का मुकदमा चल रहा है, तो उस पे ये 68 अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया, इस पे बैड करेक्टर भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे कि अब एक पर्सन पे 300 मतलब 76 का मुकदमा चल रहा है, अब वो रेप का मुकदमा है, ठीक है, वो उसका करेक्टर वो बता रहा है कि ये ऐसे है, तो उस पे आप उसके बैड करेक्टर पे भी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बैड करेक्टर पे आप जो एविडेंस देंगे कि जी पहले ये ऐसे था, ये ऐसे था, फलां पर्सन के साथ, फलां पर्सन के साथ, फलां पर्सन के साथ भी इसने यही काम किया है, तो वो आपकी एविडेंस भी रेलिवेंट हो जाएगी। वहां पे भी आप उसके खिलाफ जो प्रीवियस उसका करेक्टर है वो दे सकते हैं। मतलब 302 का 76 का मुकदमा चला है, तो उस पे उसकी आप एविडेंस दे सकते हैं कि ये पहले भी 4 रेप कर चुका है ये पर्सन। ठीक होगा, एक एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, कहता है अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस टू बैड कैरेक्टर। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होगी आपके बैड कैरेक्टर पे। जैसे कि आपका सपोज के एक प्रोस्टिट्यूट, एक जो बाजारी आ रहा होता है, ठीक है, बाजारू आ रहा होता है, ठीक है, वो आके मतलब उस पे कोई एविडेंस चल रही है, उसका कोई केस चल रहा है, तो उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन है, ठीक है, या प्रीवियस उसका कैरेक्टर, वो भी आपका रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे एक औरत है, ठीक है, वो एक पर्सन शरीफ आदमी को फंसाती है, वो फंसा के ले जाती है उसको, उसके साथ काम करके फिर उस पर FIR करा देती है, फिर उस पर FIR करवा देती है, तो उस सूरत पे जो एक्यूज है वो आके प्ली ले सकता है कि ये तो ऐसा है कि ये है ही ऐसी खातून, इसका तो प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, प्रीवियस इसने कोई 600 पर्सन को ऐसे इन्होंने वर्गलाया है, तो वो भी उसकी रेलिवेंट हो जाएगी। सर ये एक्सप्लेनेशन जो वन दोबारा काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये बात करिए कि ये आर्टिकल उन केसेस पे अप्लाई नहीं होगा जहां पे बैड करेक्टर, पर्सन का बैड करेक्टर खुद इफेक्ट एन इशू हो, पर्सन का बैड करेक्टर खुद इफेक्ट एन इशू हो। अब 376 का ऑफेंस क्या है, बैड करेक्टर है, जहां पे एक पर्सन का करेक्टर ही इफेक्ट, उसका जो बैड करेक्टर ही इफेक्ट एन इशू हो, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन। मतलब वहां पे ये समझा जाएगा कि उसका जो पिछला करेक्टर है वो सारा कुछ दे सकते हैं। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि प्रीवियस बैड करेक्टर इरेलीवेंट। जनरल रूल क्या है, प्रीवियस बैड करेक्टर इरेलीवेंट। लेकिन अगर उस शख्स का खुद करेक्टर, बैड करेक्टर ही इफेक्ट एन इशू है, बैड करेक्टर उसका फैक्टर इशू है, वो उस पर आपको ये फिर सेक्शन 68 अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस पर आप सारी एविडेंस दे सकते हैं, उसकी प्रीवियस बैड करेक्टर की एविडेंस भी दे सकते हैं। अब बैड करेक्टर क्या चीज आ जाती है, बैड करेक्टर में डिफाइन करें। उस पर फ्रॉड का पर्चा हो गया है, वो फ्रॉड का पर्चा हो गया है, उस पर 302 का पर्चा हो गया है, ठीक है, वो डकैत है, ठीक है, या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। ठीक हो गया, और इस तरह बैड करेक्टर की आप एग्जांपल आपके जहन में आ सकती हैं। ठीक है, उन सब केसेस में आपका जब उसका खुद करेक्टर ही इशू होगा तो उस पर ये 68 अप्लाई नहीं होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन। हेलो जी, आवाज आ रही है, उसने आप बात करें। जी जी सर, सर वो जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें वो ये बात कर रहे थे, प्रीवियस कन्विक्शन मतलब पहले वो सजा याफ्ता है तो उसका जो करेक्टर है वो बैड करेक्टर है, एविडेंस वो रेलिवेंट होगा। ऊपर सर अभी आप ये कह रहे हैं कि कोई बंदा है तो उसने पहले कोई फ्रॉड किया है या 376 का या 302 का, अगर वो उसमें कन्विक्ट भी हुआ वो ऑलरेडी पहले से, तो फिर सर वो जिसका बैड करेक्टर इसमें फॉल नहीं करेगा, फिर इन दोनों में सर फर्क क्या रह गया?
कौन सा फर्क? मुझे मैं कुछ और पढ़ा तो मैं इतने क्वेश्चन नहीं समझा आपका। सर जो एक्सप्लेनेशन नंबर सर 1 है और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, ठीक है सर। सर आपने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये बताया है कि कोई भी बंदा है वो 376 का उस पे केस चल रहा है। अगर सर जिस पे वो 376 का केस चल रहा है अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन पहले किसी और केस में 376 में सर वो कन्विक्ट हो चुका हो, फिर वो रिलीज होता है, दोबारा उस पर कोई और केस चल रहा हो, ऑलरेडी वो कन्विक्ट हुआ है किसी और केस पे 376 के, तो फिर भी सर उसका वो करेक्टर नहीं कंसीडर किया जाएगा? हाँ जी, वो बैड करेक्टर तो उसका एट सेल्फ इशू हो गया ना, वो उसका बैड जी सर। करेक्टर की बात हो रही है ना। 376 क्या वो कोई नेक काम है? सर वो इसमें रेलिवेंट होगा या रेलिवेंट नहीं होगा? उससे रेलिवेंट होगा, उसका रेलिवेंट होगा। प्रीवियस आपको मैं फिर एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन में जनरल रूल क्या है। जनरल रूल ये है कि आपका जो क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट है, लेकिन आप उसके जवाब में दे सकते हैं कि जवाब वो कहता है कि मैं नेक हूं, तो उसके जवाब में आप बता सकते हैं कि नहीं तुम नेक नहीं हो। ये जनरल रूल है। हाँ, जब वो पर्सन का बैड कैरेक्टर इटसेल्फ खुद ही फैक्ट एंड इशू हो, तो उस सूरत में ये उसका प्रीवियस बैड कैरेक्टर भी आप बता सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको आपने रेड विद करना है। आपका सीआरपीसी का सेक्शन 110 है, ठीक है, उसकी सब क्लास एफ है 110, सेक्शन 110 और उसके एफ, ठीक है। वो अब मैं आपको इधर से मेरा ख्याल है फिर सारा कुछ ओपन करना पड़ेगा। अब टाइम भी 2 मिनट रह गए हैं, चलें मैं आपको एनी हो इसमें वही बता रहा है कि जो 110 का सब एफ है, ठीक है, वो बताता है कि द एक्यूज्ड इज अ information is the person within the local limits is of disparate and dangerous as to as being large without security hazardous to community। मतलब वो एक्यूज जो है वो आपका सीरियस ऑफेंडर है, एक्यूज्ड सीरियस ऑफेंडर है, तो वो भी आपका इसमें आ जाता है। सर मेरा एक सवाल है। सर अभी हमने 67 में ये पढ़ा है कि सिविल केसेस में बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट हो जाएगा, तो इसकी सर मुझे थोड़ी समझ नहीं आई सर, थोड़ा रिपीट कर दें सर। प्रीवियस केसेस में आपका बैड कैरेक्टर बिल्कुल इररिलेवेंट है सर, वो उस पे मतलब नहीं होता कि आप एक पर्सन पे एफआईआर इन सिविल केसेस हमने पढ़ा सिविल केसेस में। सिविल केसेस में आपका कैरेक्टर जो है कोई रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन की है कि जहाँ पे वो आपका कैरेक्टर बिल्कुल वो अपीयर हो रहा है कि ये कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकता है, जैसे सूट फॉर डैमेजेस में, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस में या आपकी जो एक खुला का दावा आ जाता है, वो खुला का दावा ग्राउंड पे आ जाता है कि क्रूएलिटी के ग्राउंड पे, तो कोर्ट ने उस पर्सन की क्रूएलिटी पे एविडेंस ले सकती है, वो रेलिवेंट हो जाएगी। सर सिविल केसेस में ये नहीं देखा जाएगा कि ये बंदा हैबिचुअल है, आए दिन ये केसेस करता रहता है, तो ये